देखिए, हमने इसके पहले वाले वीडियो में ये समझा कि क्या क्या र्यूमर्स थी, क्या क्या प्रोफेसीज थी, जिस वजह से रिवोल्ट हुआ, लोगों को हुआ। बट अब बात आती है कि क्यों क्यों आखिर लोग इन र्यूमर्स में, इन प्रोफेसीज में बिलीव कर रहे थे। ठीक है, तो ये मतलब देखिए, हम ये जो र्यूमर्स है, अब एकदम बोल तो नहीं सकते कि ये फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, हम ये तो हमें पता, और उनको खुद को भी ये चीज़ पता नहीं थी। पर मतलब क्या रीज़न था कि वो इस र्यूमर्स में बिलीव कर रहे थे? ऐसी क्या चीज़ थी जिस वजह से वो इसमें इन इन बातों में आ गए? और उसका रीज़न था उनका डर और उनका फेथ। देखिए, मतलब लोगों के मन में ना, जब ये बात आ रही थी तो उनके मन में एकदम बहुत डर बैठ गया था। उन्हें लग रहा था कि अब उनसे उनका धर्म दूर हो जाएगा, छीन लिया जाएगा। ब्रिटिशर्स अब पूरी इंडिया को मतलब चेंज करके रख देंगे, एंड हमारा हिंदू धर्म इतना होली धर्म है, हमको चेंज करना पड़ेगा। लोगों के मन में डर था ये कि और ये फिर ये काऊ फैट और ये आटे में भी। अब यार, आपको कोई कल से अगर कोई र्यूमर जैसे एग्जांपल आता है कि किसी ने तो पानी में कोई कुछ जहरीला पॉइजन मिक्स कर दिया पूरे शहर के पानी में, तो यार डर लगेगा ना कि हमको भी एक बार पानी को टच करने में लगेगा कि इसमें तो पॉइजन है। तो ये जो र्यूमर्स थी कि यार आटे में हड्डियों का चूरा है एंड ये है, तो इससे लोगों के मन में डर। तो मतलब आप देखिए कि ये र्यूमर भी क्या था, आटे में हड्डियों का चूरा होना। अब आटा तो इतना बेसिक चीज़ है, हर किसी के घर में मिलता है। ये तो हमारा स्टेपल फूड, मतलब मैक्सिमम लोगों का स्टेपल फूड है, चपाती वगैरह। और आटे के हर फॉर्म में यूपी मतलब लिट्टी चोखा हो गया, दाल बाटी हो गई, रोटी सब्जी हो गई, आटे का यूज तो हर फॉर्म में होता है। तो जब इतनी बेसिक और इतनी वाइड स्प्रेड चीज में, जैसे मैंने आपको पानी का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसी चीज में जब कुछ इतनी ऐसी मिलावट की बात आती है, तो डर तो लगेगा ना कि जब इतने बड़े लेवल पे ब्रिटिशर्स इस तरीके से कर रहे हैं, तो आगे क्या क्या और कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये र्यूमर्स इसीलिए इतने फैले और इसीलिए इतने लोग इनको मान रहे थे, क्योंकि वो डर रहे थे इस चीज से। ब्रिटिशर्स से उनको डर लग रहा था। ठीक है, अब कब 1857 में ये र्यूमर्स जो है वो कब उनको लोगों को मेक सेंस करने लगे? 1820s के बाद से। कैसे? देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, उन्होंने रिफॉर्मिंग की कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करी। ठीक है, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्मिंग, मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको यही चीज बताई थी। वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस। कैसी इंग्लिश मीडियम स्कूल सेटअप करने लगे, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सेटअप करने लगे, वेस्टर्न साइंस एंड लिबरल आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने लगे। हमारा अलग था इंडिया में, कैसा थोड़ा सा गुरुकुल सिस्टम था, हमारे सब्जेक्ट्स अलग थे, हम लोग हिंदी में हर चीज़ का हिंदी में पढ़ाई करते थे और यूज़ करते थे। तो ब्रिटिशर्स तो यहाँ पर रिफॉर्म्स के नाम पे ये वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह चीज़ इंट्रोड्यूस करने लगे। और उन्होंने सती प्रथा जैसे कस्टम्स को अबॉलिश कर दिया 1829 से। री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज को परमिट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी चीजें थी। मतलब एक विडो की वापस से शादी करवाना, इट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि हिंदूज में भी ये हम देखते हैं कि 7 जन्मों का साथ, की एक बार आपसे जिससे शादी हो गई तो आप अगले 7 जन्मों तक, मतलब नेक्स्ट 7 बर्थ्स तक आप वही उसी के साथ हस्बैंड एंड वाइफ रहोगे। तो ये री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज या फिर ये सती प्रथा का बंद करना, ये बहुत बड़े स्टेप्स ले लिए थे ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो ये स्टेप्स सही थे। कुछ ऐसे इंडियंस थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, और ये ऐसे कुछ इंडियंस थे, विद्यासागर, जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे थे। बट ये चंक बहुत छोटा था। दिस वॉज दैट एजुकेटेड एंड दैट लिटरेट रिच एलीट क्लास वाले ये लोग थे जो ब्रिटिशर्स के आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे। और ये वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोडक्शन, ये सब जो रिफॉर्म्स करे ना ब्रिटिशर्स ने, यही रीजन था कि जो रिच और एलीट क्लास वाले लोग थे ना, उनको ऐसा लगने लगा था कि यार ब्रिटिशर्स तो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, वो हमें इंग्लिश सिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये चीजें तो अच्छी है। तो इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में इंडियंस का साथ नहीं दिया था। तो जब 1829, 1830 में ब्रिटिशर्स इस टाइप के रिफॉर्म्स और ये करने लगे, तो लोगों को लगा कि यार ये र्यूमर सच है, सच में भी वो हमें क्रिश्चियंस बना देंगे, हमारा धर्म हमसे छीन लेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे, और फिर ऐसा ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। तो बाकी र्यूमर्स भी उनको लगे कि यार ये भी फिर ट्रू होंगे। ये रीजन था कि वो रूमर्स में जो है वो बिलीव करने लगे। इस वजह से वो लोग जो है वो उनके मन में डर बैठता गया।
ठीक है। और मिस गवर्नमेंट एंड द रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज अडॉप्शन, ब्रिटिश एनेक्स नॉट ओनली अवध बट मेनी अदर किंगडम्स, प्रिंसिपैलिटीज लाइक झांसी, सतारा। देखिए एक डॉक्ट्राइन था, प्रिंसिपल डॉक्ट्राइन, उसके अंडर क्या था कि अगर आपका एयर आप मतलब अडॉप्ट करा है, अगर आपका खुद का ब्लड चाइल्ड नहीं है, अगर वो आपका बेटा अडॉप्टेड है, बेटी मतलब अगर आपका एयर जो बच्चा है वो अडॉप्टेड है, तो वो आपके उस जो आपका एरिया है उसका राजा या रानी नहीं बन सकता। वो हायरार्की में फिर आप उसको राजा या रानी नहीं बना सकते, उसको वो गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे इस डॉक्ट्राइन के अंडर में उन्होंने अवध को ले लिया, झांसी को अपने अंडर ले लिया, सतारा पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो देखिए झांसी में, अवध में ये जो लीडर्स थे काफी पॉपुलर थे, रानी लक्ष्मीबाई से लोग प्यार करते थे। ये अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उनकी लाइफस्टाइल इतनी ऐसी थी, उनके साथ पूरा प्लेटून चलता था, म्यूजिक, आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, पोएट्स एंड ऑल दीज पीपल। तो लोग पीपल लव्ड दीज लीडर्स, और इतने पसंदीदा लीडर्स को जब ब्रिटिशर्स ने गद्दी से हटा दिया और वो एरिया अपने अंडर में ले लिया, तो फिर ये तो लोगों के मन में और र्यूमर्स को इग्नाइट करेगा ही, और र्यूमर्स को ये जैसे ब्रिटिशर्स खुद ही वेरीफाई करते जा रहे थे, इस टाइप से ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी। और एक बार ब्रिटिशर्स ने इन अवध, झांसी जैसे इनको अपने अंडर में ले लिया, तो यहाँ पे अपना नया ही एडमिनिस्ट्रेशन वो लोग चलाने लग गए, अपने खुद के लॉज बनाने लग गए, अपने खुद के लैंड सेटलमेंट के, लैंड रेवेन्यूज कलेक्शन के मेथड्स चेंज कर दिए, लैंड में कैसे एग्रीकल्चर होगा, क्या होगा, सब चीजें ये बदलने लग गए, अपने हिसाब से करने लग गए। तो ये चीजें जो थी यार, ये चेंज एकदम से लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स इतना कुछ आते से ही चेंज कर रहे हैं, तो वो तो डरेंगे। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इससे लोगों के मन में डर बैठ ही गया कि ब्रिटिशर्स इतने चेंजेस ला रहे हैं, तो ये रूमर्स 100% फिर तो सही ही होंगे। और इन सब के कम्युनिटी फैक्टर्स जो थे, ये सबको मिला के कि ये ब्रिटिशर्स जिस तरीके से स्टेप्स ले रहे थे, तो ये रूमर्स का बिलीव करना तो फिर ऑब्वियस सी बात हो गई। लोगों को यही लगा कि यार जो उनका है आज, उनका हिंदू रिलीजन, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये इतने सालों से चला रहा है, वैदिक पीरियड, एंड उसके पहले से कितने लंबे टाइम से इतना एंशिएंट रिलीजन है हिंदू रिलीजन। मुस्लिम्स का रिलीजन, जो मुस्लिम्स रह रहे हैं, मुगल्स जो थे आए हुए थे, वो भी काफी टाइम से, मतलब अप्रोक्सीमेटली इस टाइम तक 1857 तक 19th सेंचुरी तक मुस्लिम्स इस्लामिक धर्म को आए को भी 300 इयर्स 200 इयर्स समथिंग 300 इयर्स हो चुके थे इंडिया में, 300-400 इयर्स इनफैक्ट। तो ये इतने एंशियंट जो रिलीजन्स थे, तो लोगों को लग रहा था कि यार ये तो हमसे ले लेंगे एंड ये हमारे कस्टम्स चेंज कर देंगे, हमारा पूरा सिस्टम बिगाड़ के एक ऐसा सिस्टम हमारे ऊपर लागू कर देंगे जो हमारा है ही नहीं। तो इस वजह से लोगों को ये लगा था कि यार अब ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ना, वो तो हमारा कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये परसेप्शन की वजह से जो थी। और हाँ, एक और बात, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज का सेटअप करने लग गए थे ब्रिटिशर्स, इसने और भी ज्यादा उनके रूमर्स को वेरीफाई कर दिया। मतलब जैसे ब्रिटिश खुद ही अपने पैर पे हथौड़े मार रहे हैं, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। तो अब इन सब चीजों के बाद तो रूमर्स फैलाई हैं, और लोग तो इन रूमर्स को मानेंगे ही ना, कि इतनी चीजें हो रही, तो बच्चा ही क्या है रूमर्स को वेरीफाई करने के लिए, ना वो करने के लिए। ठीक है, तो अब 1857 का उसमें क्या हुआ, अवध का क्या रोल था, आगे अब हम ये देखते हैं कैसे क्या क्या आगे हुआ। A cherry that will drop into our mouth one day, अवध in revolt। ये जो टाइटल है ना 2.1, ये क्या है देखिए हम समझते हैं। 1851 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने किंगडम ऑफ अवध को एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, इस तरीके से उन्होंने अवध को डिस्क्राइब किया। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए वो अवध एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल जो थी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी नवाब वाजिद अली शाह की, काफी पावरफुल, रिच रिसोर्सेज बहुत थे, क्योंकि अवध कौन सा, यूपी वाला एरिया, और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा थोड़ा सा ऊपर तक ये बिहार आ गया, झारखंड, ये थोड़ा, ये पूरा बहुत बड़े एरिया में अवध फैला हुआ था। एंड प्लस क्योंकि ये गैंजेटिक प्लेन्स जो थे वो वाला एरिया था, तो यहाँ पे सॉइल काफी फर्टाइल थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो रहा था। तो इन टोटल अगर मैं बताऊं तो अवध काफी प्रॉस्परस रीजन था। तो ब्रिटिशर्स की नजर अवध पर थी कि उनको एक बार अवध उनके कब्जे में आ गया तो यार
ब्रिटिशर्स के पास तो मतलब काफ़ी रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। तो अवध था और पॉपुलेशन भी अवध में अच्छी खासी थी, तो ब्रिटिशर्स की नज़र अवध पर थी और वो लोग बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन अवध वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह भी काफ़ी पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग लीडर थे, लोगों का उनके पास पूरा सपोर्ट था। तो जनरल डलहौजी कहते हैं, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, मतलब वो कहते हैं कि एक ना एक दिन तो अवध हमारे कब्जे में आ ही जाएगा। इस फ्रेज का मतलब ये होता है कि एक ना एक दिन वो हमारे कब्जे में आ ही जाएगा, और ऐसा हो गया। 5 साल बाद 1856 में ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। कैसे लिया, देखिए ये स्टेजेस में हुआ। एक सब्सिडरी अलायंस जो है वो अवध के ऊपर उन्होंने इम्पोज कर दिया 1801 में, मतलब कब से 1801 से ही इन्होंने शुरू कर दिया था एनेक्सेशन अवध का, लेकिन वो फुली कर नहीं पा रहे थे, तो वो स्टेजेस में उन्होंने मतलब काफी ग्राम से ट्राई कर रहे थे, और वो उन पर फाइनली 1856 में पूरा कब्जा आया उनके ऊपर, उनके अवध का। तो 1801 में उन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या था, इसका मतलब था कि जो नवाब था उनको अपना मिलिट्री फोर्स डिसबैंड करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को अपने उनके ट्रूप्स में एक पोजीशन देनी पड़ेगी, एंड जो ब्रिटिश कहे उसके हिसाब से, ब्रिटिश रेजिडेंट के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा, जो कि अब कोर्ट में बैठा जाएगा। क्या मतलब निकला इसका, पहली बात, नवाब अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकता, ये सब्सिडरी अलायंस जो उन पे इम्पोज करा था, इसका मतलब कि नवाब को अपनी आर्मी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ब्रिटिशर्स को इनकी आर्मी में, मतलब जो आर्मी ब्रिटिशर्स सप्लाई करेगी उसमें ब्रिटिशर्स जो है वो ऊपर वाली पोजीशन, हाई पोजीशंस पे ब्रिटिशर्स रहेंगे, ठीक है। और एक ब्रिटिश रेसिडेंट, ये क्या होता है कि नवाब जब अपना कोर्ट लगाएगा, हमें पता है कि वो कोर्ट्स लगाते थे जिसमें वो लोगों की ग्रीवेंसेस सुनते थे, अपने मैटर्स सॉल्व करे, वो हम कोर्ट्स जानते हैं। तो नवाब जब अपना दरबार लगाएगा जिसे बोलते हैं, तो उस दरबार में ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजा गया एक ब्रिटिश रेसिडेंट उस कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा, और नवाब को उसी के अकॉर्डिंग्स में एक्ट करना पड़ेगा, मतलब जिस तरीके से वो ब्रिटिश रेसिडेंट बोलेगा उसी तरीके से नवाब को एक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक नवाब की पावर इस सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर्स जो है वो छीनने की यहाँ पे सीधे सीधे कोशिश कर रहे थे। अब नवाब के पास उनकी आर्मी फोर्सेस नहीं बची, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर उनको डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास खुद की आर्मी नहीं है। तो भाई आर्मी की ज़रूरत तो होती है ना सैनिकों की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो उसके लिए उन्हें ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और जो भी चीफ या ताल्लुकदार या जो भी ऐसे हैं जो नवाब की तरफ रिबेल कर रहे हैं, नवाब के खिलाफ रिबेल कर रहे हैं, तो फिर उनको सप्रेस करने के लिए उनको ब्रिटिशर्स का ही सहारा देना पड़ेगा, वरना नवाब तो खुद अब कुछ कर नहीं सकता, उसकी आर्मी खुद की बची नहीं। तो 1801 में उन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी, बट अभी भी नवाब जो थे वो तो अवध पे गद्दी पर बैठे हुए थे, मतलब रूलर अभी भी वही थे, ठीक है। अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा जितना मतलब उनको मुश्किल आ रही थी ना वो अवध की टेरिटरी कैप्चर करने में, तो उतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट बनने लग गया अवध में, ठीक है। उन्हें लगा कि यार सॉइल इतनी अच्छी है तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंडिगो उगाएंगे, बहुत अच्छा कॉटन उगाएंगे, और फिर बिल्कुल चीप रेट्स में फार्मर्स से खरीद के और बहुत डबल ट्रिपल पता नहीं कितने ज़्यादा दाम बढ़ा के इसको ब्रिटेन में पूरी दुनिया में बेचेंगे और हमें बहुत सारा प्रॉफिट मिलेगा एंड ऑल दिस। तो मतलब ये काफ़ी पूरा ब्रिटिशर्स ने एक प्लान कर रहे थे अपने दिमाग में कि एक बार अवध उनके अंडर आ गई तो फिर अब ब्रिटिशर्स की तो मतलब काफ़ी अच्छा उनका लंबे टाइम के लिए पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अब 1850s तक इंडिया के बहुत बड़े बड़े मेजर एरियाज जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुके थे। मराठा लैंड्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था, दोअब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था, कर्नाटक मतलब साउथ वाला साइड ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था, पंजाब कंट्रोल में आ गया था, बंगाल तो 1790s और उसके पहले से कंट्रोल में था, सबसे पहली जगह ही बंगाल था जो उन्होंने करा था। और फाइनली 1856 में उन्होंने अवध को टेक ओवर कर लिया। तो ये अवध का टेक ओवर करना मतलब इस चीज को, इस प्रोसेस को ऐसे मान रहे थे कि बस अवध एक बार हो गया तो उनका टेरिटोरियल एनेक्सेशन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा, कम से कम 100 साल पहले बंगाल में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो उसमें उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया एंड 1856 में अवध पे कब्जा कर लिया। और 1757 और 1856 के बीच में उन्होंने ये मराठा लैंड्स,
पंजाब मतलब मराठास को हरा दिया, साउथ साइड में डेक्कन उनको हरा दिया ब्रिटिशर्स, सुल्तान्स वगैरह को, और इन सब बड़े बड़े अच्छी पावरफुल एरियाज पे ब्रिटिशर्स का कब्जा आ गया। तो उन्हें लगा कि यार एक बार ये बड़े पावरफुल एरियाज आ गए फिर तो कुछ बचाएंगे, फिर तो जैसे पूरा कंट्री जो है वो उनके अंडर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अवध का एनेक्सेशन 1856 में करा। अब 1856 में एनेक्सेशन करा और रिवोल्ट हुई 1857 में। तो ये जो अवध का एनेक्सेशन करा और जो नवाब वाजिद अली शाह को उन्होंने गद्दी से हटाया, तो लोगों के मन में था अब भयंकर गुस्सा, क्योंकि वो नवाब को काफी प्यार करते थे। तो इसने और ज्यादा आग में घी वाला काम कर दिया रिवोल्ट में, और मतलब सब ये रीजंस जैसे कि उनको जैसे कि जानबूझ के भड़का ही रहे कि यार रिवोल्ट करो, जैसे ब्रिटिशर्स खुद ही कह रहे हैं कि रिवोल्ट करो। रिवोल्ट तो होना ही था, ब्रिटिशर्स काम ही ऐसा कर रहे थे। द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध का एनेक्सेशन किया था, इसने लोगों के मन में काफी गुस्सा पैदा कर दिया, ठीक है। और इतना गुस्सा अवध के अलावा हर जगह मतलब था। देखो लोगों के मन में गुस्सा तो था, उनके लीडर को हटा दिया, लेकिन अवध में कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि अवध जो था यहाँ पे नवाब वाजिद अली शाह जो था उनको हटा दिया गया था और उनको कैलकाटा भेज दिया गया था। देश निकाला जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से उनको अपनी ही अवध टेरिटरी से बाहर निकाल के उनको कैलकाटा भेज दिया, ठीक है। और किस उस पे भेज दिया कि यार नवाब वाजिद अली शाह जो है वो तो ये रीजन को संभाल ही नहीं पा रहे, इसको बुरी तरीके से गवर्न कर रहे हैं, मिस गवर्न कर रहे हैं। इस नाम पे ब्रिटिश गवर्नर ने वाजिद अली शाह को हटा दिया। और वाजिद उनको ये इस चीज का अंदाजा नहीं था अभी तक कि वाजिद अली शाह कितने पॉपुलर रूलर है। वो इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और भाई वो तो बहुत प्यार करते थे, लोग तो उनसे बहुत ही पॉपुलर थे। तो जब वो गए तो उन्होंने जब अपना लखनऊ छोड़ा तो बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे कानपुर तक गए, उनके सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ लेमेंट, लेमेंट मतलब जुदाई या दुख के गाने गाते हुए कानपुर तक उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं कि हमारे नवाब एंड वो नो उनको निकाल दिया, उन्हें लखनऊ से बाहर भेज रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ब्रिटिशर्स को इस चीज़ का अंदाजा नहीं था कि नवाब जो थे वो कितने पॉपुलर थे लोगों के बीच में। अब यार ग्रीफ था, लॉस तो था ही सही कि नवाब को उन्होंने कैसे हटा दिया। इतना ग्रीफ था कि एक ने लिखा द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस। देयर वॉज नो स्ट्रीट और मार्केट एंड हाउस which did not wail out the cry of agony and separation of जानी अलम। तो लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो बॉडी मतलब अवध और लाइफ मतलब नवाब। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे कि एक जब शरीर से आत्मा चली जाती है ना, उस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जब नवाब को निकाला अवध से तो ऐसा लगा कि शरीर से आत्मा चली गई और लग रहा है कि अब कुछ बचा ही नहीं है इस बॉडी में। कोई ऐसा मार्केट, कोई ऐसा स्ट्रीट, कोई ऐसा घर नहीं था जो जानी अलम एक टाइटल था नवाब वाजिद अली शाह का, तो उनके जाने के बाद उनके गम में रोया नहीं है, उनसे दुख ही नहीं हुआ है उनके जाने से, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसे सॉन्ग भी आने लगे, द ऑनरेबल इंग्लिश केम एंड टुक द कंट्री, अंग्रेज बहादुर आई मुल्क लाई लिन हो। तो ये एक वो था फोक सॉन्ग था, मतलब इस तरीके से वो करने लगे कि यार फिरंगियों ने आके और हमसे हमारा देश छीन लिया, हमसे हमारी कंट्री ले ली, छीन ली। तो ये जो चीजें थी इससे तो मतलब ये तो ब्रीफ हमें हम देख ही सकते हैं कि कितने लोग दुखी थे और उनके लिए नवाब कितने इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अभी इतना इमोशनल अपहीवल जो था उससे मटेरियल लॉस हुआ। कैसे मटेरियल लॉस हुआ? इमोशनली तो वो लोग दुखी थे। अब देखो जो नवाब का कोर्ट था ना, कोर्ट में नवाब के बहुत मतलब यहाँ पे मैंने बताया आपको म्यूजिशियंस, डांसर्स, पोएट्स, आर्टिसंस, कुक्स, रिटेनर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, इतने ढेरों, मतलब कुक्स भी एक दो नहीं, ऐसे लंबे चौड़े अच्छे खासे नंबर में इतने सब लोगों को नवाब ने एम्प्लॉय कर रखा था अपने एंटरटेनमेंट के लिए। आर्टिस्ट भी था, पोएट भी था, डांसर भी था, सिंगर भी था, खाने बनाने वाले भी थे एंड उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले मिनिस्टर्स भी थे। ये सब लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था। तो एक बार नवाब को भेजा तो इन लोगों का तो कुछ काम नहीं, ब्रिटिशर्स को तो इनसे कुछ नहीं। तो इन सभी लोगों ने अपना लाइवलीहुड खो दिया। अब इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची, इनका प्रोफेशन जो था वो इनसे छीन लिया गया, क्योंकि ये लोग तो नवाब इनको पैसे दे रहे थे, नवाब के यहाँ काम कर रहे थे। तो अब
इससे इमोशनली तो हुआ ही सही, अब ये मटेरियल लॉस हो गया इनको, इनकी लाइवलीहुड, इनकी नौकरी इनसे छीन गई, तो ये और मतलब और भी ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि सब बिल्कुल ख़त्म ही हो गया उनके लिए। इतने सारे लोगों का लाइवलीहुड, इतने सारे लोगों का रोज़गार उनसे छीन लिया गया। तो इस वजह से लोगों के मन में काफ़ी ग्रीफ था जब उन्होंने अवध को एनेक्स किया, तो लोग बहुत दुखी थे। एंड अब 1857 के रिवोल्ट में तो हमने देख ही लिया कि वो दुख उनसे कैसे बाहर निकला। ये सोर्स डिस्कस कर लेते हैं। Another song mourned the plight of the ruler who had to leave his motherland. Noble and peasant all wept together. यानी कि नोबल, रिच जो मिनिस्टर्स, जो पैसे वाले जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो भी, और पेजेंट्स भी, फार्मर्स भी, मतलब वो भी अपने डिफरेंसेस बुला के साथ में रो रहे थे। एंड ऑल द वर्ल्ड वेप्ट एंड वेल्ड, मतलब पूरी दुनिया रोई, बहुत रोई। अलास द चीफ हैज बिडन अड्यू टू हिज कंट्री एंड गॉन अब्रॉड, मतलब कि बहुत दुख की बात है, इस देश का मालिक, इस जमीन का मालिक अपने घर को छोड़ के और वो परदेश चला गया। अब्रॉड मतलब परदेश चला गया। तो इस तरीके से सॉन्ग्स हो रहे थे नवाब के जाने के बाद। एंड दिस वाज लाइक, लोगों को ये चीज़ अब सहन ही नहीं हुई। ये देखिए, ये अवध जो है, ये हम एरिया पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया था अवध। ये आपको दिख रहा होगा, ये लखनऊ, इलाहाबाद, ये पटना, बिहार वाला एरिया, या बंगाल का थोड़ा सा एरिया, लखनऊ का थोड़ा सा, ये सब अवध का ही एक पार्ट था। तो अवध इतनी बड़ी थी तो ब्रिटिशर्स को तो भाई लालच था ही सही कि उनको चाहिए ही सही। तो यहाँ पर अवध का एनेक्सेशन हुआ एंड ब्रिटिशर्स के खिलाफ गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया, और वो गुस्सा निकला 1857 के रिवोल्ट में।